हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल 2.0। मेरा नाम हिमांशु श्रीवास्तव है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम लोग ट्रिपल एससी जेई यूपी ट्रिपल एससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैं आपके साथ डील कर रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन और ओपन चैनल फ्लो के क्वेश्चंस। आज हमारे सामने पेपर है जो कि यूपी ट्रिपल एससी जेई का 2016 में नोटिफिकेशन आया हुआ था। उस समय फॉर्म भरा गया था, उस समय का पेपर है। मगर ये पेपर कंडक्ट कराया था 19 दिसंबर 2021 को। ठीक है, तो पेपर 19 दिसंबर 2021 को कंडक्ट कराया गया था, जबकि पेपर का नोटिफिकेशन 2016 में आया हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ये हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आफ्टर एनालाइजिंग द फ्लो मीटर you find that it has sufficient straight pipe length before and after the meter. What is the main reason behind the length of this pipe? हिंदी वाला सेगमेंट देख लेते हैं। प्रवाह मीटर का विश्लेषण करने के बाद आप ये पाते हैं कि मीटर के पहले और बाद में उसकी पर्याप्त स्ट्रेट पाइप लंबाई है। इस पाइप की लंबाई के पीछे मुख्य कारण क्या होता है? देखो, जब भी आप मेजरमेंट करते हैं, जब भी आप एनालिसिस करते हैं, तो हमेशा यही कोशिश होती है कि जो लंबाई है वो स्ट्रेट रहे, उसमें बेंडिंग वगैरह ना आए, कोई वॉल्व वगैरह ना हो, इस तरह से कोई बेंड वगैरह ना हो। ठीक है, हमारी कोशिश यही रहेगी कि कुछ भी वहां पर बेंडिंग ना हो, बीच में कोई वॉल्व वगैरह ना हो। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि जो फ्लो प्रोफाइल है वो स्टेबल तरीके से बना रहे। ठीक है, तो जो फ्लो प्रोफाइल है वो स्टेबल बना रहे, इस पर्पस से हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेट पाइप सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? टू स्टेबलाइज द फ्लो प्रोफाइल इनसाइड द फ्लो मीटर। फ्लो प्रोफाइल को स्टेबलाइज करने के लिए पाइप के अंदर हम लोग उसको स्ट्रेट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल प्रेशर ऑन द सबमर्ज्ड ब्लॉक मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लिक्विड सरफेस where A is the area submerged and X is the gauge pressure on an element area and H star are the distance of the centroid of the area from the free surface of the liquid। अब ध्यान से समझिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टोटल प्रेशर क्या होगा। तरल प्रवाह के साथ थीटा कोण बनाते हुए जलमग्न मतलब पूरी तरह से डूबा हुआ है ब्लॉक पर कुल दबाव ज्ञात करो। अब देखो, इसको मैं आपको डेरिवेट करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है जो कि कितने एंगल पे है? थीटा के एंगल पे है। फ्री सरफेस के साथ, फ्री सरफेस ये मान लेते हैं फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस के साथ ये थीटा एंगल पे है। ठीक है, थीटा एंगल पे है। अब देखो आप जरा, अगर इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये सेंटर, ये थीटा एंगल बना रखा है मान लीजिए, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये जो हाइट है वो हो जाएगी h बार, और ये सेंटर ऑफ प्रेशर है। आपको पता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो सेंटर ऑफ प्रेशर से हमेशा ऊपर होगा, यानी सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो ये सेंटर ऑफ प्रेशर है जिसको हम लोग HCP या H स्टार भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहां पर जो टोटल प्रेशर फोर्स यहां पर एक्ट कर रहा होगा, जो टोटल प्रेशर फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो कर रहा होगा रो जी H बार इंटू एरिया। क्या एक्ट कर रहा होगा? रो जी H बार इंटू एरिया। और जो HCP होगा, जिसको आप H स्टार भी कहते हैं, जिसको आप H स्टार भी कहते हैं, वो क्या होगा? IXX साइन स्क्वायर थीटा अपॉन AH बार प्लस H बार। H बार क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फ्री सरफेस से ऊंचाई, ये फ्री सरफेस है।
तो ये आपके पास HCP का फॉर्मूला हो गया। अब यही ब्लॉक अगर वर्टिकल हो जाएगा, FP का फॉर्मूला तो यही है हर केस के लिए, बट अगर यही ब्लॉक वर्टिकल हो जाएगा, यहां से मैं 3 केस आपके साथ रख रहा हूं। पहला वर्टिकल कंडीशन हो जाएगा, वर्टिकल कंडीशन हो जाने पर थीटा कितना लिखेंगे आप, 90 लिखेंगे। तो HCP क्या हो जाएगा, HCP हो जाएगा IXX AH बार और H बार। बट जब आप हॉरिजॉन्टल कंडीशन रखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंडीशन रखेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। और थीटा अगर 0 हो जाएगा तो HCP किसके बराबर हो जाएगा, H बार के बराबर हो जाएगा। और इंक्लाइंड वाले केस में ये हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है FP यानी टोटल प्रेशर फोर्स, जिसके लिए फॉर्मूला होगा रो जी H बार इंटू एरिया, और यहां पर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, रो जी H बार इंटू एरिया का कोई भी ऑप्शन नहीं है। और एक चीज और मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को आयोग ने कैंसिल कर दिया था, निरस्त कर दिया था। आयोग ने बाद में इस क्वेश्चन को क्या किया था, कैंसिल कर दिया था। ठीक है, तो ये हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हेन यू वांट टू डायरेक्शन of flow of water to be one directional and not in opposite direction, which of the following valve। देखो, जब आप फ्लो को एक ही डायरेक्शन में चाहते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि ऐसा कब होता है। ठीक है, देखो आप, जैसे मान के चलो आप कि ये आपके पास सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये आपके पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है। ठीक है, ये आपके पास मैंने एक सेंट्रीफ्यूगल पंप बना दिया। ठीक है, और ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, और यहां से आपको एक नजर आ रहा होगा सक्शन पाइप। अब ये सक्शन पाइप के साथ ये आपका छोटा सा रिजर्वायर है, जिसको आप संप भी कहते हैं। अब यहां पर हम लोग एक वॉल्व लगा के रखते हैं। ये वॉल्व जो होता है वो वन डायरेक्शनल वॉल्व होता है। ये वॉल्व कैसा होता है, वन डायरेक्शनल वॉल्व होता है। वन डायरेक्शनल क्यों रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि फ्लो संप से सक्शन पाइप में जाए। ये क्या है सर, ये है सक्शन पाइप। हमारी कोशिश ये रहती है कि फ्लो जो है संप से सक्शन पाइप में जाए, कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि सक्शन पाइप से फ्लो संप में आ जाए। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि फ्लो दोनों तरफ हो, फ्लो एक ही तरफ परमिट करते हैं। तो ऐसे वॉल्व को आप बोलते हो 1D वॉल्व। क्या बोलेंगे, 1D वॉल्व, वन डायमेंशनल वॉल्व। अब इसके रिक्वायरमेंट क्या है, इसका रिक्वायरमेंट ये है कि पंप चलते चलते ऑपरेट करते करते बंद कर दिया आपने, या किसी कारणवश आपको मेंटेनेंस करना हुआ, तो ये जो पानी सक्शन हुआ है वो रुका रहे, नहीं तो पानी गिर जाएगा। तो उसी वाटर को सक्शन करने के लिए फिर से आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वाटर हमारे पाइप में मेंटेन रहे, क्योंकि आपको पता है सक्शन पाइप वर्टिकल होता है, और अगर वन डायमेंशनल वॉल्व नहीं रखोगे तो पानी नीचे गिर जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 1D वॉल्व यूज करते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप चाहते हैं कि पानी के प्रवाह की दिशा विपरीत दिशा में ना होकर एक ही दिशा में हो, तो आपको निम्न में से किस वॉल्व का उपयोग करना चाहिए। वन डायमेंशनल वॉल्व का यूज करना चाहिए। और वन डायमेंशनल वॉल्व कौन है, रिफ्लक्स वॉल्व है। कौन सा है, रिफ्लक्स वॉल्व है। तो वन डायमेंशनल वॉल्व कौन सा है, रिफ्लक्स वॉल्व जो है वो आपका वन डायमेंशनल वॉल्व होने जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हाइड्रोलिक लिफ्ट बेस्ट रिप्रेजेंट द एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हाइड्रोलिक लिफ्ट सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन क्या है, सही है, सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन है पास्कल लॉ के लिए। हाइड्रोलिक लिफ्ट हम लोग किस वजह से यूज करते हैं, पास्कल लॉ पे यूज करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि
ये देखो ये इस तरह से होता है, अगले पेज पे मैं बताऊं आपको। यहां पे हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक लिफ्ट इसी कॉन्सेप्ट पे यूज होता है। अब इसमें कोई लिक्विड भर दिया गया, ठीक है। अब पास्कल लॉ ये कहता है कि एक ही लेवल पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, एक जैसा होगा। तो यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर क्या होगा, एक जैसा होगा। अब आपने यहां पे कोई एक बड़ा सा वॉल्व लगा रखा है, ये वेट हैवी लगा रखा है, ये W है, और यहां पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, वेट अपॉन एरिया, मतलब दोनों जगह का प्रेशर बराबर होना चाहिए। यहां का प्रेशर क्या होगा, वेट अपॉन एरिया, इसका एरिया A मान लो, इसका एरिया स्मॉल a मान लो आप। तो वेट अपॉन एरिया वहां पे क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन स्मॉल a। अब फोर्स क्या हो गया, ये हो गया स्मॉल a अपॉन कैपिटल A और W। चूंकि आपको पता है कि स्मॉल a कैपिटल A से छोटा है, इसलिए F की वैल्यू W से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। F की वैल्यू W से छोटी हो जाएगी, यानी स्मॉल फोर्स लगा के आप भारी वेट को उठा सकते हो। यहाँ पे स्मॉल फोर्स लगाओगे, ये भारी वेट उठा देगा। यही हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक लिफ्ट इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। और ये क्या है, प्रेशर जो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और ये कौन सी बात है, पास्कल्स लॉ। स्टैटिक फ्लूइड में जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हो, एक ही लोकेशंस पे एक जैसा होगा। तो मेरे ख्याल से ये आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट किसके एप्लीकेशंस पे काम करता है, पास्कल लॉ पे काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब ये पढ़ो आप, दो लिक्विड हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम S1 और S2 है, ठीक है। What should be the relation between their mass density D1 and D2 respectively? देखो ये S क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। मैं आगे बताऊं आपको, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है S से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो S से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो होता है वॉल्यूम अपॉन मास। अच्छा, डेंसिटी को D बोल रहा है क्वेश्चन, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप देख पा रहे हैं कि जो D है वो उल्टा है स्पेसिफिक वॉल्यूम का, या जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो उल्टा है D का। तो अगर मैं कहूं कि D1 बाई D2, तो कहोगे आप S2 बाई S1। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि S1 छोटा है S2 से। अगर S1 छोटा है तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। S1 छोटा है, S2 बड़ा है, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी हो गई। तो D1 जो है वो D2 से बड़ा हो गया, D1 D2 से बड़ा हो गया। जब D1 D2 से बड़ा हो गया तो हमारे पास सही जवाब क्या है, A वाला ऑप्शन है। D1 D2 से बड़ा हो जाएगा तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। तो 61 का जो क्वेश्चन नंबर पेपर में था उसका सही जवाब A हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। ऐसे ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। देखो, you have to convert kinetic energy into the hydrodynamic energy. Which of the following should be the used to perform the above operation? अगर हाइड्रोलिक काइनेटिक एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में हमें कन्वर्ट करना है, यानी वेलोसिटी को आपको यूज करना है प्रेशर वाले फॉर्म में, तो सबसे सही जो पंप यूज होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो करेक्ट जवाब इसका क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल देखो आप, इस सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है, लेट द फोर्स बी गिवन बाय F and the displacement by D if the value of force and length are modified such that
F becomes 2F and D becomes 3D, find the final value of energy in such a situation। देखो ध्यान से समझो, हिंदी भी पढ़ ले रहा हूं। मान लें कि बल F के द्वारा विस्थापन D हो रहा है, ठीक है, और बल और लंबाई के मानों को इस प्रकार से संशोधित किया जाए कि F और 2F हो गया और विस्थापन 3D हो गया। तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा का अंतिम मान ज्ञात करें। ऊर्जा क्या होगी, यहां पर जो वर्क करोगे वही क्या हो जाएगी, ऊर्जा हो जाएगी। तो वर्क जो है वो ऊर्जा हो गई है। तो वर्क का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बल और विस्थापन के साथ संबंध क्या होता है, ऊर्जा के लिए बात करो, एनर्जी के लिए बेटा बात करोगे तो एनर्जी यहां पर हो जाएगी वर्क। वर्क क्या होता है, एनर्जी होता है, तो एनर्जी हो गया वर्क, और वर्क हो गया बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपका वर्क हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये पहली बार था, दूसरी बार क्या हो जाएगा, फोर्स 2 गुना हो गया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें आप। क्वेश्चन बोल रहा है कि फोर्स F जो है वो 2F हो गया, विस्थापन जो है D के बदले में 3D हो गया। तो अब देखो जरा आप, फोर्स हो गया 2F और विस्थापन हो गया 3D, कैपिटल D लिखा हुआ है तो हम लोग भी कैपिटल लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 3 6 हो गया, F और D हो गया, तो ये क्या हो गया 6FD हो गया। क्या हो गया, 6FD हो गया। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा 6FD। ठीक है, तो करेक्ट जवाब इसका क्या हो जाएगा 6FD। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जो कि सी ऑप्शन है यहां पर। अब यहां पर ध्यान से पढ़िए और इनमें से बताइए कि करेक्ट कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, कंसीडर द गिवन पेयर, आइडेंटिफाई द पेयर विच इज करेक्टली मैच। हिंदी भी मैं एक बार पढ़ ले रहा हूं। दिए गए युग्म यानी जोड़ों पर विचार कीजिए, उस जोड़े की पहचान कीजिए जो सही सुमेलित होता है, जो सही पेयर हो जा रहा है। ठीक है, चलो देखो आप, चेक वाल्व। चेक वाल्व क्यों यूज किया जाता है, टू मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर इन द पाइप इन ऑल डायरेक्शन। नहीं, ऑल डायरेक्शन में नहीं, यूनि डायरेक्शन के लिए चेक वाल्व यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहला ऑप्शन गलत हो गया। सर्ज अरेस्टर जो होता है, कंट्रोल ऑफ वाटर हैमर इन द पाइपलाइन, बिल्कुल सही बात है। सर्ज अरेस्टर क्या करेगा, आपको पता है कि सर्ज टैंक हम लोग यूज करते हैं, वाटर को स्टोर कर लेते हैं जिससे हमारा जो वाटर हैमर प्रोड्यूस हो रहा है वो रिड्यूस हो जाए। तो वाटर हैमर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग सर्ज टैंक यूज करते हैं। तो सर्ज अरेस्टर जो हो जाएगा वो क्या करेगा, वाटर हैमर को कंट्रोल करेगा। वाटर हैमर कंट्रोल होगा तो हमारा पाइप फटने से बचेगा, उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा, एक्स्ट्रा शॉक प्रोड्यूस नहीं होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एयर वाल्व जो होता है वो कंप्रेस्ड एयर हम लोग वहां पे रखते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप में बेसिकली, ताकि वाटर की कमी हो तो उसको सप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, तो ये एयर वाल्व हो गया। ठीक है, तो बाकी आप समझ पा रहे हैं, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Identify the statement from the given option that correctly describe the total efficiency of centrifugal pump। देखो ध्यान से, दिए गए विकल्पों में से उस कथन की पहचान करें जो एक सेंट्रीफ्यूगल पंप की कुल क्षमता का सही वर्णन करता हो। मैं आपसे सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में थोड़ा सा बात कर ले रहा हूं। देखो, सेंट्रीफ्यूगल पंप में होता क्या है, होता है आपके पास होता है मैकेनिकल पावर, जिसे आप कहते हो सैफ्ट पावर। ये सैफ्ट पावर कन्वर्ट होगा कहां पे, इंपेलर पावर के पास। अब ये पावर कन्वर्ट होगा कहां पे, वाटर पावर के पास। ठीक है, अब यहां पे एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इफिशियंसी, और यहां पे एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैनोमेट्रिक इफिशियंसी। ठीक है, तो जो मैकेनिकल इफिशियंसी हो जाएगी वो हो जाएगी इंपेलर पावर
अपॉन सैफ्ट पावर, क्योंकि हमारे पास इनलेट पे कौन सा पावर है, सैफ्ट, फिर वो इम्पेलर पावर, फिर वो वाटर पावर। और हमारे पास मैनोमेट्रिक इफिशियंसी जो हो जाएगी वो हो जाएगी वाटर पावर अपॉन इम्पेलर पावर। मगर एक नया इफिशियंसी आता है जिसको आप बोलते हो ओवरऑल इफिशियंसी। क्या बोलते हो, ओवरऑल इफिशियंसी। तो जो ओवरऑल इफिशियंसी हो जाएगा, ओवरऑल पंप अगर देखो आप, तो एंट्री करते समय आपके पास है सैफ्ट पावर और बाहर निकलते समय आपके पास है वाटर पावर। तो ये हो जाएगा वाटर पावर अपॉन सैफ्ट पावर। आउटलेट पे क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है ना, तो वाटर पावर आउटपुट हो गया, इनपुट पावर क्या हो गया, सैफ्ट पावर। ठीक है, अब देखो इसी बात को आप वाटर पावर यहां पे इंपेलर पावर से डिवाइड कर लो, ऊपर और नीचे। ठीक है, तो आप जब इंपेलर पावर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा मैकेनिकल इफिशियंसी। ध्यान से देख लो फिर से आराम से, ये वाटर पावर है, मैंने क्या किया, वाटर पावर अपॉन कर लिया इंपेलर पावर, और फिर से क्या किया, इंपेलर पावर अपॉन सैफ्ट पावर। ये देखो इंपेलर पावर कट जाएगा, वाटर पावर अपॉन सैफ्ट पावर, पुराना वाला मिल गया। वाटर पावर अपॉन इंपेलर पावर मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी है। क्या है, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी है, और इंपेलर पावर अपॉन सैफ्ट पावर मैकेनिकल एफिशिएंसी है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी जो हो जाएगा वो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी हो जाएगा। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझो, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है टोटल एफिशिएंसी किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए क्या होगा। द रेशियो ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय मैनोमीटर, मैनोमेट्रिक हेड एंड प्रोपेलर पर, ये गलत हो गई, पर न्यूटन ऑफ वाटर गलत हो गया। द रेशियो ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू द पंप एंड द एनर्जी अवेलेबल एट द इंपेलर, इंपेलर के पास जो एनर्जी अवेलेबल हो जाएगी वो क्या कहलाएगी, इंपेलर पावर कहलाएगी, और वही कन्वर्ट होगा किसमें, वाटर पावर में। तो हमारे लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो सही जवाब हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो टोटल इफिशियंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इंपेलर के आउटलेट पर क्या इफिशियंसी पावर है, और इनलेट पे जो कि सैफ्ट पावर है वो आपने क्या प्रोवाइड किया है। सैफ्ट पावर को ही आप एनर्जी इनपुट भी कहते हैं। तो सही जवाब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए बी ऑप्शन हो जाएगा। तो 116 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल पे। 118 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन ध्यान से देखें। A container was given with a liquid of volume 2 liter. When the container was weighted, it was found to be 3 Newton. Find the specific volume of the liquid. देखो ये सवाल थोड़ा सा सिविल वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि बच्चे कई बार स्पेसिफिक वॉल्यूम छोड़ के जाते हैं। ठीक है ना, वो पढ़ते क्या है, डेंसिटी पढ़ते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम पढ़ते ही नहीं है। बट हाँ ठीक है, देखते हैं। आपके पास वॉल्यूम दिया गया है 2 लीटर और वेट दिया गया है 3 न्यूटन। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 2 लीटर। क्या हम लोग लिख सकते हैं 2 लीटर को 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब? जी सर, क्योंकि 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होता है, जिसको आप 10 टू द पावर -3 भी कहते हो। ठीक है, अच्छा इसका वेट कितना दिया हुआ है, 3 न्यूटन का वेट दिया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम बताना है। ठीक है, चलो तो वेट जो है वो 3 न्यूटन का दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या पूछा जा रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। अब आप देखो जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, चलिए स्मॉल v से दिखा देते हैं, ये होगा वॉल्यूम अपॉन मास। अभी हम लोग पीछे भी बात किए थे। और आप ये देखो कि वेट जो है वो होता है mg। तो वेट की जगह आपने क्या लिख लिया, 3 लिख लिया। m नहीं पता है, g की जगह चलो 10 मान लेते हैं। तो m कितना हो गया, 0.3 kg। m कितना हो गया, 0.3 kg। अब यही बात रख लो,
ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -3 और ये हो गया 0.3 इंटू 10 टू द पावर 0.3 है। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20/3 हो गया। 20/3 का मतलब 6.67 इंटू 10 टू द पावर -3 यूनिट जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मीटर क्यूब पर केजी। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया। ठीक है, या लीटर में आपके पास है तो लीटर के लिए देख लो, लीटर में है ना सारी वैल्यू, तो लीटर के लिए देख लो आप। तो लीटर के लिए अगर आप बात करोगे तो ये लीटर हटा दोगे आप, तो ये हो जाएगा 6.67 लीटर पर केजी, मीटर क्यूब हटा दिया। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 6.54, तो सही जवाब यही हो जाएगा। अब आप कहोगे सर आंसर आया है 6.67, आप कह रहे हो 6.54। तो बच्चा एक बात ध्यान रखो, इस सवाल में आपने जी का मान 10 रखा है, तो आंसर आया है 6.67। जी का मान कितना रखा है 10, तो 6.67 आया। अगर यही 10 के बदले में 9.8 रखा जाए, कितना रखा जाए 9.8 रखा जाए, तो ये वैल्यू थोड़ी सी कम आ जाएगी, और थोड़ा सा ही तो कम है 6.54। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6.54। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीजें आप समझ गए होंगे। तो आज का क्वेश्चंस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस थे उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में एनालिसिस कर लिया, चीजों को समझ लिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चीजें सफिशिएंट है। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, अपने लेवल पे भी एमसीक्यू लगाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी जरूर लगाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।